आज क्लास 12 का स्टोरी ऑफ इंग्लिश देखेंगे। सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या है। तो क्लास 12 में हमें सबसे पहले पढ़ना है ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, इंग्लिश एज ए वर्ड लैंग्वेज, स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, स्टोरी ऑफ नोवेल इन इंग्लिश। मतलब कि हमें टोटल चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। तो इन 6 चैप्टर में अभी हम फ़िलहाल ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे अंग्रेजी है उसको मूल रूप से 3 कालखंड में विभाजित किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जन्म लेता है, ठीक है, जन्म लेने के बाद उसे शिशु बोलते हैं, फिर किशोरावस्था में, फिर किशोरावस्था में, उसके बाद फिर मान लिया वृद्धावस्था में गया। तो मतलब कि जीवन में कई फेज आते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार अंग्रेजी के भी 3 फेज में बांटा गया है, 3 पीरियड में बांटा गया है। पहला हो गया ओल्ड इंग्लिश, मतलब जो सबसे पुरानी अंग्रेजी ओल्ड इंग्लिश, और सबसे नई अंग्रेजी जो आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं उसे मॉडर्न इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। और ओल्ड इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश के जो बीच में, ओल्ड इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश के जो बीच में इंग्लिश मतलब जो प्रयोग हुआ उसे ही हम क्या कहते हैं, मिडिल इंग्लिश कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पता लग गया कि इंग्लिश को मतलब अवधि के अनुसार 3 फेज में बांटे हैं, ठीक है। कौन कौन? ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। समझ गए बात को? ठीक है। अब ये देखना है कि मतलब ओल्ड इंग्लिश कब से कब तक प्रयोग में आया, मिडिल इंग्लिश कब से कब तक प्रयोग में आया, और मॉडर्न इंग्लिश कब से कब तक प्रयोग में आया, ठीक है। तो ओल्ड इंग्लिश 449 एडी से 1066 एडी तक, और मिडिल इंग्लिश 1150 एडी से 1500 एडी तक, और मॉडर्न इंग्लिश 1500 एडी से टिल नाउ यानी अभी तक। तो इसमें एक शब्द आ रहा है एडी, समझ गए बात को। तो हिंदी में हम लोग देखते हैं कि एक होता है ईस्वी और एक होता है ईसा पूर्व, समझ गए बात को। जैसे लिखते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ, ईस्वी लिखते हैं। वही लिखते हैं कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया, ठीक है। तो जो ईस्वी जो होता है उसी को हम इंग्लिश में एडी बोलते हैं, ठीक है। एडी मतलब हुआ एनो डोमिनी। एक जगह लिखा आता है बीसी, बीसी मतलब हुआ बिफोर क्राइस्ट। दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक ईसा मसीह है, ईसा मसीह के जन्म के पहले जो भी मतलब कि कैलेंडर दर्शाने के लिए प्रयोग होता था, ईसा मसीह के जन्म के पहले मतलब बिफोर, तो उसी को हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी। और ईसा मसीह के जन्म के बाद होगा उसको हम एडी यानी ईसी बोलते हैं, एनो डोमिनी बोलते हैं, ठीक है। तो ओल्ड इंग्लिश का 449 से लेकर 1066, लेकिन मिडिल इंग्लिश 1066 से शुरू ना होकर 1150 से लेकर के 1500 तक, ठीक है। और मॉडर्न इंग्लिश कितना 1500 से लेकर अभी तक, ठीक है। यहाँ पे बातें क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। अब जो मेरा पहला चैप्टर जो पढ़ना है वो हमें ओल्ड इंग्लिश पढ़ना है। पहला चैप्टर कौन सा पढ़ना है? ओल्ड इंग्लिश, जो कब से कब तक प्रयोग में आया? 449 एडी से लेकर के 1066 एडी तक। कब से कब तक? 449 से लेकर के 1066 तक। यहाँ हम देख चुके हैं 1066 तक, ठीक है। तो ओल्ड इंग्लिश को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे एंग्लो सैक्सन और एंग्लो सेल्टिक। तो इसका 2 नाम यहाँ पे देख लिए, एंग्लो सैक्सन, एंग्लो सेल्टिक, ठीक है। ये दोनों नाम है जो ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। वहीं पे ये ऑब्जेक्टिव बनेगा कि आल्सो नोन एज एंग्लो सैक्सन एंड आल्सो एंग्लो सेल्टिक, मतलब ओल्ड इंग्लिश इज आल्सो नोन एज एंग्लो सैक्सन एंड एंग्लो सेल्टिक, ठीक है।
तो यहाँ पे देखते हैं कि एंग्लो सेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो जैसे एशिया महाद्वीप है, वैसे एक महाद्वीप यूरोप लेते हैं, ठीक है। तो एंग्लो सेक्शन जो होता है, जो यूरोप में एक उग्र जनजाति है, उग्र किस्म का क्या है, जनजाति है, बार लाइक। तो ये कह रहा है कि द एंग्लो सेक्शन वेयर फर्स्ट बार लाइक ट्राइब मीन्स क्या, जनजाति, मैंने लोग है एंग्लो सेक्शन, ठीक है, यूरोप का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि प्राचीन अंग्रेजी के कुल 4 डायलेक्ट्स उपभाषा या बोली है। तो यहाँ पे समझना है कि ये डायलेक्ट्स यानी उपभाषा बोली होता क्या है। जैसे कि हिंदी हो गई भाषा, समझ गए बात को। हिंदी के अंदर कई उपभाषा है, जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, समझ गए। तो ये सब उपभाषा हुआ है हिंदी, लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। जैसे बिहारी हिंदी के अंतर्गत हम लोग भोजपुरी भी बोलते हैं, मैथिली भी बोलते हैं और मगधी भाषा भी बोलते हैं। है हिंदी, लेकिन उच्चारण करने में थोड़ा और लिखने में डिफरेंस आता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, उपभाषा या बोली बोल सकते हैं। तो ओल्ड इंग्लिश में टोटल कितने 4 बोली का प्रयोग किया गया। ओल्ड इंग्लिश में टोटल कितना 4 बोली का, यानी 4 डायलेक्ट्स है। तब इसको याद कैसे रखेंगे कि ओल्ड इंग्लिश में टोटल 4 डायलेक्ट्स है। तो ओल्ड को हम OLD लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि डी है जो ABCD यानी अल्फ़ाबेट में कौन सा स्थान पे आता है, डी, चौथा स्थान पे। तो बस यहाँ से ध्यान रखना है कि ओल्ड इंग्लिश में टोटल 4 डायलेक्ट्स है। ये 4 डायलेक्ट्स को हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं पहला कौन सा है, केंटिस, दूसरा नॉर्थम्ब्रियन, तीसरा अमेरिकन, चौथा वेस्ट सेक्शन। अब कोई कहेगा कि इसका मतलब क्या हुआ, केंटिस का, नॉर्थम्ब्रियन का। तो भाई इसका कोई मतलब नहीं होता, बस ये नाम है। जैसे हम पूछे मैथिली भाषा का, उपभाषा का क्या मतलब है, तो वो सब मतलब नहीं, बस एक नाम है, ठीक है। तो ये 4 याद रखना है। कैसे, केंटिस, नॉर्थम्ब्रियन, अमेरिकन, वेस्ट सेक्शन। याद कैसे रहेंगे कि ओल्ड इंग्लिश में कितने डायलेक्ट्स है। तो ओल्ड के लिखेंगे प्राचीन में का इंग्लिश OLD, डी है जो अल्फ़ाबेट में चौथे स्थान पे आते हैं, इसलिए 4 डायलेक्ट्स ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है 449 AD से लेकर 1066 AD तक। तो 449 जैसे ही देखे दिमाग में आना चाहिए कि ये ओल्ड इंग्लिश का जो शुरुआत 449 AD में और समाप्ति कब 1066 AD में, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं 449 AD, ठीक है। तो एक बार की बात है भाई कि 449 ईस्वी में, कब 449 ईस्वी में एक देश का नाम याद रखना, जर्मनी। समझ गया बात को। 449 ईस्वी में एक देश का नाम याद रखना है, कौन, जर्मनी। जर्मनी ने आक्रमण कर दिया किस पे, इंग्लैंड पे। कब किया, 449 AD में, ठीक है। तो जर्मनी के जो कुछ जनजाति इंग्लिश बोलते थे। समझ गए बात को। जर्मनी के कुछ जनजाति इंग्लिश बोलते थे, ठीक है। जब जर्मनी के लोग इंग्लैंड को अपने अधिकार में ले लिया तो इंग्लैंड वासियों को अंग्रेजी बोलने पर उन्होंने मजबूर कर दिया। मतलब ज़बरदस्ती बोल सकते हो, बोलने पे मजबूर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो रहा है कि जर्मन के जनजाति था जो अंग्रेज़ी बोलता था, और इंग्लैंड में आकर वहाँ के लोगों को अंग्रेज़ी बोलने पर मजबूर किया। मतलब कि अंग्रेज़ी लैंग्वेज है जो मूल रूप से कहाँ से आया, बेसिकली ये तो आया कहाँ से, जर्मन से आया।
मतलब कि इंग्लिश है जो मूल रूप से कौन सी लैंग्वेज है, जर्मन लैंग्वेज है। ठीक है, बस इसी कहानी को देखते हैं आगे। स्टोरी 1 में देखते हैं कि एक बार की बात है कि 449 ईस्वी में जर्मनी के लोगों ने इंग्लैंड पे अधिकार कर लिया। जर्मन लोगों में कुछ जर्मन जनजाति थे जो इंग्लिश बोलते थे, उन्हें इंग्लैंड वासियों को भी इंग्लिश बोलने पर मजबूर कर दिया। इससे पता चलता है कि इंग्लिश वास्तव में कौन सी लैंग्वेज है, जर्मनी लैंग्वेज, क्योंकि शुरुआत कहाँ से आया, आगे जर्मनी से आया। लेकिन जर्मनी से आया, लेकिन विकास कहाँ हुआ, तो इंग्लैंड में। इतना भी ध्यान रखना है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना है कि 449 ईस्वी में जैसे जर्मनी ने इंग्लैंड को अपने कब्जे में ले लिया, शासन करने लगा, तो शासन कब तक किया, 449 से लेकर 1066 AD तक। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक बात ध्यान रखना है कि जो ओल्ड इंग्लिश का पीरियड अवधि 449 AD से 1066 AD जो दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि 449 से 1066 तक जर्मनी ने इंग्लैंड पर शासन किया है। ठीक है, तो यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव बनेगा, जो मूल रूप से हम लोग देखें कि इंग्लिश लैंग्वेज सबसे पहले बोलता कौन था, तो जर्मनी में कुछ जनजाति लोग थे वही, तो वहीं से इंग्लिश आया। मतलब कि इंग्लिश इज ओरिजिनली मैंने मूलतः ये जर्मन लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज है, जर्मन लैंग्वेज है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव आएगा, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट देखते हैं हम। फिर कह रहा है कि इंग्लिश को वास्तव में जर्मन लैंग्वेज बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश का विस्तार कहाँ हुआ, इंग्लैंड में, क्योंकि अंग्रेजी का शुरू में तो वो जर्मन लोग ही, जो जनजाति था वो बोलता था, लेकिन विस्तार कहाँ हुआ, इंग्लैंड में आकर के। ठीक है, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जर्मनी ने शासन किया कब से कब तक, जर्मनी ने शासन किया 449 से लेके 1066 तक। ठीक है, फिर भाई एक बात यहाँ ध्यान देना है कि 1066 ईस्वी में, 1066 ईस्वी में एक देश का नाम क्या है, फ्रांस। फ्रांस ने भी इंग्लैंड पे आक्रमण कर दिया। कब किया, 1066 AD में फ्रांस ने इंग्लैंड पे आक्रमण कर दिया और कब्जा कर लिया। इसे ही नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट बोला जाता है। समझ गए बात को, क्या बोलते हैं, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट बोलते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट क्या है, तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कुछ भी नहीं है। मतलब समझना इस बात को कि 1066 ईस्वी में फ्रांस ने इंग्लैंड पर आक्रमण कर लिया और उसे कब्जे में ले लिया। इस घटना को ही क्या कहते हैं, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। यह एक प्रकार का क्या था, मिलिट्री ऑपरेशन। मिलिट्री ऑपरेशन कहने का मतलब कि सैन्य अभ्यास था। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्या बनेगा कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का मतलब क्या है, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। मिलिट्री मतलब आर्मी, सैन्य, कुछ भी बोल सकते हैं। एक बात यहाँ ध्यान देखना है कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो ऑपरेशन था उसका नेतृत्व किसने किया, तो विलियम ड्यूक। विलियम क्या, ड्यूक। समझ गए बात को। इसे याद कैसे करना है, नॉर्मन में एक शब्द आ रहा है कि मैन। ठीक है, नॉर्मन में एक शब्द आ रहा है मैन, और ड्यूक में आ रहा है ड्यूक। ड्यूक का एक बाइक आता है, तो याद रखना मतलब कि आदमी है जो किसका बाइक चला रहा है, ड्यूक का बाइक चला रहा है। ठीक है, तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का नेतृत्व किसने किया, विलियम ड्यूक ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओल्ड इंग्लिश। कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषता, मतलब कि प्राचीन अंग्रेजी का विशेषता पूछ रहा है कि क्या क्या मतलब उसमें खूबी था। ठीक है, तो पहला खूबी ध्यान रखना है कि भाई आज जैसे हम लोग अल्फ़ाबेट लिखते हैं ना, वैसे पहले नहीं था, चेंज था। समझ गए, मतलब पूर्णतः भिन्न था एकदम। वही कह रहा है कि द राइटिंग सिस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम टुडे। माने आज से पूर्णतः भिन्न था। समझ गए, राइटिंग सिस्टम। अभी जो हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं वैसे नहीं लिखा जाता था। पहले जो प्रयोग होता था वो र्यूनिक अल्फ़ाबेट,
कौन सा अल्फ़ाबेट? र्यूनिक। तो वही कह रहा है कि द राइटिंग सिस्टम यूज्ड द र्यूनिक अल्फ़ाबेट। र्यूनिक अल्फ़ाबेट मतलब हो गया तस्वीरों वाला अल्फ़ाबेट। र्यूनिक अल्फ़ाबेट मतलब तस्वीरों वाला अल्फ़ाबेट। देखते हैं कि र्यूनिक अल्फ़ाबेट कैसा होता है। देख लो यहाँ पे यही र्यूनिक अल्फ़ाबेट है। ए को कैसे लिख रहा है, बी को कैसे लिखा जाएगा, सी को। यहाँ से पता चल गया कि र्यूनिक अल्फ़ाबेट होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ हम देख लिए विशेषता की। राइटिंग सिस्टम था जो टोटली भिन्न था अभी के तुलना में। राइटिंग सिस्टम कौन सा यूज होता था? तस्वीर वाला। अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है मैनुस्क्रिप्ट। मैनुस्क्रिप्ट मतलब होता है पांडुलिपि। 10 क्लास में हम हिंदी में पढ़े थे कि पांडुलिपि क्या है। तो हाथ से लिखी गई लिपि को क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। हाथ से लिखी गई लिपि को क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। हाथ से लिखी गई लिपि को पांडुलिपि। हम क्या लिख रहे हैं? जो भी जो हाथ से लिखा वो पांडुलिपि है। समझ गए बात को? ठीक है, नेक्स्ट चलना है। कह रहा है कि ओल्ड इंग्लिश के मैनुस्क्रिप्ट मतलब ओल्ड इंग्लिश के मैनुस्क्रिप्ट कौन कौन से हैं। तो भाई इसको ओल्ड इंग्लिश के टोटल 4 मैनुस्क्रिप्ट है। पहला द बियोवुल्फ, द जूनियस, द एग्जेटर बुक, द बेर्सेली बुक। इसको भाई रट्टा मार जाना है। ठीक है, ओल्ड इंग्लिश के भाषा बोली डायलेक्ट्स भी कितने थे? ओल्ड इंग्लिश के डायलेक्ट्स भी टोटल 4 थे। ओल्ड इंग्लिश के मैनुस्क्रिप्ट भी कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, इसको याद कर लेना। अब जैसे कोई चीज़ जैसे कोई मतलब कि कह रहा है कि गोल्डन पीरियड माने स्वर्ण का मतलब कि किस राजा के काल में ओल्ड इंग्लिश का जो साहित्य था जो अपने स्वर्ण काल में था माने उच्चतर में था। तो याद रखना ये राजा का नाम था क्या? किंग अल्फ्रेड। क्या नाम था? किंग अल्फ्रेड। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर मतलब कि प्राचीन इंग्लिश साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो किंग अल्फ्रेड के अवधि को, शासनकाल को। ठीक है, यहाँ से देखना है। फॉरेन इन्फ्लुएंस माने विदेशी प्रभाव किस पे? ओल्ड इंग्लिश पे। तो पहला याद रखना है लैटिन, दूसरा याद रखना है स्कैंडिनेवियन। इसको याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि ओल्ड इंग्लिश वाज नॉट ए सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज। ओल्ड इंग्लिश वाज नॉट ए सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज मैंने कह रहा है कि ओल्ड इंग्लिश केवल एक लैंग्वेज है। तो भाई हम देखें कि ओल्ड इंग्लिश का टोटल कितने डायलेक्ट्स हैं? 4 डायलेक्ट्स हैं। तो बताइए सिंगल माने पूर्णतः एक लैंग्वेज है? नहीं है, इसमें टोटल कितने? 4 उपभाषा है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ओल्ड इंग्लिश वाज नॉट ए सिंगल यूनिफॉर्म मतलब ये एकता लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है नॉर्मन बिलोंग्स टू फ्रांस। तो देख चुके हैं कि फ्रांस था जो 1066 ईस्वी में इंग्लैंड पे आक्रमण किया। उसी को हम क्या कहते हैं? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कहते हैं। कब किया था? तो 1066 ईस्वी में। ठीक है, एंग्लो सेक्शन का मतलब देख लेते हैं। एंग्लो सेक्शन में एंगल, सेक्शन, एज्यूट्स, ये 3 नाम याद रखना है। ठीक है, फिर कह रहा है कि ओल्ड इंग्लिश टेक्स्ट आर डिफ़िकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड। रीड मतलब पढ़ना और अंडरस्टैंड मतलब समझना। मतलब ओल्ड इंग्लिश के जो टेक्स्ट है, लेखन, उसको पढ़ना और समझना बहुत कठिन है। देख ही सकते हो भाई कि यहाँ पे ABCD कैसे लिख रहा है अल्फ़ाबेट। इसको पढ़ना और समझना क्या है? कठिन है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखना है कि एक लैंग्वेज हमें ध्यान रखना है, संस्कृत। ठीक है, एक याद रखना है पर्सियन और उसके बाद याद रखना है इंग्लिश है जो दोस्त संस्कृत और पर्सियन के तुलना में काफ़ी नया लैंग्वेज है। काफ़ी क्या? नया लैंग्वेज है। नया है माने यंग लैंग्वेज है, यंग है। क्या है? यंग है। तो बोल सकते हैं कि इंग्लिश इज यंगर लैंग्वेज देन संस्कृत एंड पर्सियन। ठीक है, तो ओल्ड इंग्लिश का लगभग इतना में ऑब्जेक्टिव बन जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।